हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो चलो, आज की हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज आप देखोगे सुमित्रा नंदन पंत रचित ग्रामश्री कविता की मूवी अर्थात फिल्म। हाँ हाँ, फिल्म देखोगे। आज आप कविता को फिल्म के रूप में देखोगे। तो हो तैयार? चलो हो जाओ तैयार। गांव की प्राकृतिक सुषमा एवं समृद्धि का मनोहारी वर्णन करते हुए कवि पंत कहते हैं कि गांव के खेतों में दूर दूर तक मखमल की तरह कोमल हरियाली फैली हुई है। इसी को वो लिखते हैं, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। कैसी हरियाली है? कोमल हरियाली। कैसी? जैसे कि हरा हरा मखमल का कपड़ा हो, है ना। तो आगे चलते हैं। उस हरियाली पर सूर्य की किरणें चांदी की जाली की तरह उज्जवल एवं चमकीली लगती है और बड़ी शोभायमान लगती है। तो इसको कवि कहते हैं, लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, है ना। ये रवि की किरणें मतलब रवि मतलब सूर्य होता है ना। और चांदी जैसी उजली उजली जाली, ऐसा लग रहा है। ठीक है। हरी हरी घास और तिनकों पर किरणें पड़ने से उनकी पत्तियां ऐसी चमक रही है मानो उनमें हरे रंग का खून बहता हुआ झलक रहा हो। इसी को कवि ने कहा है, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। हरियाली से शोभायमान धरती पर, ये हरियाली है ना, उससे जो धरती ऐसी शोभायमान हो रही है और धरती पर नीला स्वच्छ आकाश एक पट या फलक की तरह झुका हुआ लग रहा है। इसका मतलब है कि गांव की प्राकृतिक परिवेश है वो बहुत ही मनोरम और समृद्ध लग रहा है। तो इसको कवि ने अपने शब्दों में कैसे कहा है? श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभकार चीर निर्मल नील फलक। यहाँ नभ का मतलब क्या होता है? आकाश होता है। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। यहाँ कवि गांव की प्राकृतिक सुंदरता एवं समृद्धि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जौ और गेहूं की ये जो बालियां है ना, ये देखो ये बालियां आ गई है और इन बालियों पर तीखे तीखे जो ये तुस है ना, जो नोक है ना, ये देखो ये तीखे तीखे ये नोक लग रहे हैं ना, इनको ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो धरती बड़ी रोमांचित हो गई है। क्या हो गई है? रोमांचित। जैसे हम किसी चीज़ को देख के बड़े रोमांचित हो जाते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। तो कवि कल्पना करते हैं जैसे हमारी धरती माता भी बड़ी रोमांचित हो गई है। यहाँ वसुधा का मतलब है धरती, है ना। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। ये देखो, यहाँ पर खेत में ये जो फलियाँ दिख रही है ना, ये फलियाँ है अरहर की फलियाँ। कौन सी फलियाँ हैं? अरहर की फलियाँ। ये है ना पक गई है, तो ऐसी लग रही है जैसे वो एकदम पीली पीली हो गई है और जैसे उसके अंदर जो बीज है वो पीली होने की वजह से जैसे हिल रही है तो खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ करती है। तो उसकी भी कवि ने बड़ी सुंदर उपमा की है। उनको ये फलियां हिलती हुई ऐसी लगती है कि जैसे किसी नारी ने अपनी कमर में कमरबंद पहन रखा है और उसकी घुंघरुआ है वो बज रही है ना। तो ये घुंघरू बजती है तो आवाज़ आती है कि नहीं आती है? इसलिए कवि कह रहे हैं कि ये जो उड़ती
अरहर सनई की सोने की, अरहर सनई की सोने की, किंकणियाँ है शोभाशाली। यहाँ पर अरहर और सनई को किसके समान बताया है? किंकणियों के समान। किंकणियाँ मतलब कमर में जो बांधी जाती है वो करदनी, है ना। तो अरहर की फलियाँ कवि को लगती है कमर की करदनी के समान। चलो आगे चलते हैं। ये जो सरसों के खेत दिख रहे हैं ना, उसमें सरसों के फूल आए हुए हैं, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं, है ना। और उसमें इन फूलों की बड़ी सुंदर सी महक आ रही है। खेतों में चारों ओर सरसों के पीले पीले फूल खिल रहे हैं और उनकी तैलीय गंध यानी कि उनके तेल जो होता है ना सरसों का, उस तेल की ऐसे जो खुशबू एक तरह की है वो वातावरण में फैल रही है। इसलिए कवि कह रहे हैं उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। सरसों कैसी है? पीली पीली है और उनकी जो तेल से सरसों के तेल जैसी गंध है वो वातावरण में उड़ रही है। ऐसी कवि को बड़ी अच्छी यहाँ पर सुंदर सुंदर ये फूलों वाली, ये महक वाली खुशबू आ रही है। यहाँ देखो खेतों में ये जो नीले नीले फूल दिख रहे हैं ना, ये कवि को ऐसे लगते हैं कि जैसे हरी भरी धरती है, उसकी सुंदरता को निहारने के लिए अलसी के नीले फूल है ना, वो भी धरती में से झांक कर बाहर आ गए हैं और झांकने लग गए हैं। वे नीलम की कलियां इतनी सुंदर लग रही है कवि को, इसलिए कवि कह रहे हैं लो हरित धरा से झांक रही, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली, नीलम की कली तीसी नीली। तो इसका मतलब समझ गए ना कि धरती में से निकल के झांक रही है नीलम की कली। वो सोचती है कि आहा धरती कितनी सुंदर हो गई है। हमारे पंत जी है ना, वो गांव की प्रकृति को आगे बताते हैं कि गांव की प्रकृति का वर्णन करो तो कैसे करे, कितना सुंदर दिखता है। तो वो कहते हैं खेतों में अनेक तरह की रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। कैसे फूल खिले हुए हैं? रंग बिरंगे फूल। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना। रंग बिरंगे फूलों से रिलमिल हंस रही, रंग बिरंगे फूलों से रिलमिल हंस रही। तो इन रंग बिरंगे फूलों के ही पास में है ना, उनको दिख रहा है कि मटर के पौधे खड़े हैं और ऐसा लगता है कवि को कि जाने वो अपनी सखियों के पास खड़े हैं और मस्ती करते हुए हंस रहे हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि उन रंग बिरंगे फूलों के पास मटर की फलियां भी खड़ी है ना। तो हम कविता में देखें तो लिखते हैं कवि कि रंग बिरंगी फूलों से रिलमिल, रंग बिरंगे फूलों से रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, है ना। देखो ये दिख रही है ना मटर की फलियां। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ देखो ये जो मटर है ना, वो कवि को ऐसा लगता है कि जैसे किसी मखमल की पेटी है और उसके अंदर ये मटर है ना, वो अपने दाने छुपाकर खड़ी है। तो कवि को ये मटर की फलियां कैसी लग रही है? जैसे कोई मखमल की पेटी है और उसके अंदर मटर के दाने छिपाकर वो खड़ी है ना। फिर आगे देखते हैं। यहाँ देखो खेतों में कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं, है ना। सुंदर कितने प्यारे प्यारे हैं। उनके ऊपर देखो तितलियाँ मंडरा रही है। तो कवि को दिख रहा है इसमें कि खेतों में रंग बिरंगे फूलों के ऊपर तितलियाँ भी मंडरा रही है। तो उनको कवि को तो ये तितलियाँ भी जैसे लग रहा है कि
फूल ही है, और फूल खुद भी जैसे कोई इधर उधर है ना उड़ रहे हैं। कवि को ऐसा लग रहा है, इसलिए कवि क्या कहते हैं कि फिरती है रंग रंग तितली, फिरती है रंग रंग तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। है ना, तितलियाँ उड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे कि खुद फूल ही एक डाली से दूसरी डाली पर उड़ उड़ के फिर रहे हैं। वसंत ऋतु आ गई, अब आ गई वसंत ऋतु। तब गांव का वातावरण और भी मनोरम बन जाता है। और इसी का वर्णन करते हुए हमारे कवि जी कह रहे हैं कि जो आम की पेड़ है उनके ऊपर है ना उनके फूल आ गए हैं, उसको कहते हैं मंजरियाँ, है ना। तो मंजरियों का कलर होता है सोने जैसा, सुनहरा, है ना। तो वो इन सोने के समान चमकदार मंजरियों को, यानी कि उनको बोर भी बोलते हैं, उससे लद गई है। तो कवि कहते हैं कि ये वसंत ऋतु के आगमन से गांव का वातावरण बड़ा मनोरम बन जाता है, और आम के पेड़ की डालियाँ चांदी और सोने के समान चमकदार मंजरियों से, यानी कि बोरों से लद जाती है ना। तो इनको कवि की भाषा में कहे तो क्या कह रहे हैं कवि? अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम तरु की डाली, लद गई आम तरु की डाली। यहाँ ये रजत मतलब चांदी, स्वर्ण मतलब सोना, और मंजरियों मतलब उसके जो वो ये फूल होते हैं ना वो, उससे लद गई, यानी कि बस भर गई, लाद दिया जाता है ना सामान, वैसे भर गई है आम के तरु मतलब पेड़ की डाली। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि चांदी और सोने की मंजरियों से अब तो आम की डाली है वो पूरी लद गई है, यानी कि भर गई है ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ढाक के फूल, ढाक का पेड़ है। इसके क्या होता है कि कभी कभी जब मौसम ऐसा आ जाता है पतझड़ का, तो उसके पत्ते झड़ने लग जाते हैं, और पीपल के पत्ते भी झड़ने लग जाते हैं। तब कवि कहते हैं कि ढाक और पीपल के पत्ते झड़ना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर हम कविता के शब्द करें तो झर रहे ढाक, झर रहे ढाक पीपल के दल, यानी कि ढाक और पीपल के पत्ते अब झड़ने शुरू हो गए हैं। और आगे देखो, अब तो ये सब मौसम देख के हमारी कोयल रानी भी बड़ी मतवाली हो गई है। कोयल तो अब कू कू करने लग गई है। तो कवि कहते हैं हो उठी कोकिला मतवाली, हो उठी कोकिला मतवाली। अब देखो हमारी कटहल है वो भी बड़े फूल गए हैं, है ना। इसलिए कवि कहते हैं महके कटहल, महके कटहल। और देखो ये जामुन भी बड़े तैयार हो गए हैं। तो कवि कह रहे हैं मुकुलित जामुन, कवि कह रहे हैं मुकुलित जामुन। जंगल में झरबेरी झूली, ये देखो झरबेरी है ना, वो भी ऐसे झूल रही है। इसलिए कवि कहते हैं जंगल में झरबेरी झूली फूले आड़ू। ये आड़ू के जो ये देखो फल है ना, ये भी बड़े फूल गए हैं। तो कवि कहते हैं फूले आड़ू। और कौन? नींबू और दाड़िम, फूले आड़ू नींबू दाड़िम। दाड़िम मतलब अनार, ये सब बढ़िया अब फूल गए हैं। और देखो कवि को दिख रहा है कि खेतों में देखो आलू भी बड़े अच्छे हो रहे हैं। आलू की फसल तैयार हो गई है, गोभी तैयार हो गई है, बैंगन भी तैयार हो गया और मूली भी तैयार हो गई है। तो कवि कहते हैं फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली।
ये सभी आज खेतों में बड़े अच्छे और प्यारे प्यारे हो गए हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम तरू की डाली, लद गई आम तरू की डाली। ये देखो आम, झर रहे ढाक, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, हो उठी कोकिला मतवाली। महंगे महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। कवि तो सुंदर सुंदर फसलों को देख ही रहे हैं। अब देख रहे हैं कि अमरूद भी पक गए हैं। अमरूद पर लाल लाल धारियाँ आ गई है और सुंदर से पक गए हैं। वो पीले पीले अमरूद हो गए हैं, इनके ऊपर चित्तियाँ पड़ गई हैं, यानी कि ये अब पक गए हैं, है ना। तो कवि कहते हैं पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। पक गए सुनहले मधुर बेर, अब बेर भी क्या हो गए हैं, पक गए हैं और ऐसे सुनहरे सुनहरे दिखाई दे रहे हैं। आंवले की डाली पर भी ये देखो आंवले हैं ना, बड़े सुंदर सुंदर लग रहे हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं आंवली से तरु की डाली जड़ी, आंवली से तरु की डाली जड़ी। ऐसे लगता है कि आंवले के पेड़ के ऊपर जैसे कोई नगीने जड़े जाता है ना, वैसे आंवले जड़ दिए गए हैं, है ना। लह लह पालक, लह लह पालक मह मह धनिया, लह लह पालक, लह लह पालक मह मह धनिया। लौकी ओ सेम फली, फैली मखमली टमाटर हुए लाल, फैली मखमली टमाटर हुए लाल। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। तो यहाँ हमारे कवि कह रहे हैं कि देखो पालक भी बहुत अच्छा लहलहा रहा है और ये धनिया भी बड़ा महक रहा है। ये लौकी और सेम की फली भी बड़ी अच्छी लग रही है और हमारे टमाटर ऐसे लग रहे हैं जैसे मखमली हो गए हैं और लाल लाल हो गए हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, तो यहाँ पर कवि को दिख रहा है कि ये मिर्चें ऐसी लटक रही है कि जैसे कोई बड़ी सारी हरी थैली में उनको डाल के लटकाया गया है ना। यहाँ ये मिर्चें लटक रही है ना, तो कवि को लग रहा है कि जैसे कि कोई मिर्चों की बड़ी थैली है और उसे थैली के अंदर भर दिया गया है ना। चलो और ये आगे देखते हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, ये जो गंगा नदी है उसके ऊपर जो रेती है कवि को लगता है बड़ी सतरंगी रेती है। क्यों रंग रही है? क्योंकि सूरज की किरणें चमक पड़ने से वो चमकीली नज़र आती है और ये जो मिट्टी पर जो धारियाँ गिर पड़ती है ना, वो भी कवि को लगती है जैसे कोई सांप के समान वो दिख रही है। इसलिए कवि लिखते हैं बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। अब ये जो नदी का किनारा हुआ, गांव का दृश्य हुआ, यहाँ पर कवि को लगता है कि बड़ा ही सुंदरता है। तरबूज भी बड़े अच्छे अच्छे दिखाई दे रहे हैं,
है ना। इसलिए कवि को ये घास है उसके बारे में कहते हैं कि, तो घास के बारे में कहते हैं सुंदर लगती सरपत छाई, सुंदर लगती सरपत छाई। और तरबूजों के बारे में क्या करें, तट पर तरबूजों की खेती, तट पर तरबूजों की खेती। अब ये देखो यहाँ पर, ये देखो कौन है, बगुले हैं, वो उड़ रहे हैं और कभी कभी अपनी ही चोंच से अपने ही जो कलगी होती है ना सिर पर, उसको संवारते हैं। तो उसको भी कवि लिखते हैं, अंगुली की कंगी से बगुले, अंगुली की कंगी से बगुले, कलंगी सवारते है कोई, कलंगी सवारते है कोई, है ना। तो ये भी बड़े सुंदर लगते हैं। ये देखो यहाँ पानी में चकवा पक्षी तैरते हैं, है ना। कहीं पर मुर्गा भी सोई रहती है। तो कवि कहते हैं कि यहाँ गांव के गंगा तट का वातावरण तो बड़ा ही रमणीय दिखाई रहता है। इसलिए कवि कहते हैं कि गिरते जल में सुरखाब पुलिन पर, गिरते जल में सुरखाब पुलिन पर, मगरोठी रहती सोई, मगरोठी रहती सोई। हमारे कवि पंत जी ये गांव की प्राकृतिक और मनोरम वातावरण का वर्णन करते हुए आगे गांव की हरियाली, सूर्य की धूप, और ऐसी लग रही है जैसे सूर्य की धूप भी हंस रही है, गांव और हरियाली भी हंस रही है। तो प्राकृतिक मनोरम वातावरण का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि गांव की हरियाली सूर्य और धूप के कारण हंसती हुई सी लग रही है ना। सर्दियों में ये मन भावन धूप होती है ना, सर्दियों में धूप कितनी अच्छी लगती है, सर्दियों की मन भावन धूप खिली रहती है। ऐसा लगता है कि वहाँ का सारा परिवेश सुख से अलसाया और सोया हुआ लगता है। और ओस पड़ने से रात भी बड़ी भीगी भीगी सी लग रही होती है। और रात का जो मौसम है, ये तो रात का टाइम तो अंधकार वाला ही होता है। अंधकार में ते हैं हसमुख हरियाली हिम आतप, हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। भीगी अंधियाली में निसिकी, तारक स्वप्न मोह से खोए, भीगी अंधियाली में निसिकी, तारक स्वप्न में से खोए। मरकत डब्बे सा खुला ग्राम, ये देखो मणियों का डब्बा है ना, मणियों का डिब्बा है ना, उसके अंदर मणि होते हैं ना। तो कवि को तो गांव भी ऐसा लगता है जैसे कोई मणियों का डिब्बा हो। तो कवि कहते हैं कि मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, ठीक है, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, कैसे उस गांव पर नीला नीला आकाश छाया हुआ है। तो यहाँ पर जो ये आकाश है ना, ये कवि को लग रहा है नीलम के समान। तो कह रहे हैं कि नीलम के समान नीले आकाश का वातावरण अर्थात नीला रंग छाया हुआ है, ऐसा लग रहा है। और सर्दियों के बीतने पर इस गांव में अनुपम शांति लगती है। ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसी शांति तो कहीं और हो ही नहीं सकती। तो इस तरह से गांव की सुबह लोगों का मन हर लेती है, मतलब कि मन पर तो बस छा जाती है, उनका मन ही जैसे कोई किसी ने ले लिया हो, ऐसा कवि को लगता है। इसलिए कवि कहते हैं जिस पर नीलम नभ आच्छादन, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत से स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जन्मन, निज शोभा से हरता जन्मन, है ना। अरे वाह, कितनी प्यारी फिल्म है, अच्छी लगी ना फिल्म। तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।